हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। तो यहाँ पे हमारा जो है हम सेट कवर करेंगे हमारा एनटीपीसी। ठीक है। तो हमारा एनटीपीसी स्पेशल एंड रेलवे ग्रुप डी जो हमारा है एग्जाम चल रहा है। तो रेलवे के एग्जाम्स के लिए मैं लास्ट 10 इयर्स के यहाँ पे क्या करा रही हूँ बच्चे, पीवाईक्यू करा रही हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हमारे जीके जीएस के हैं। और आज हमारी क्लास 4। ठीक है, तो जिसने भी पहले की 3 क्लासेस नहीं की याद से कर लेंगे। ओके, चलिए गुड आफ्टरनून। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका ओनली बोर्ड आपके लिए एक मेगा लॉन्च लेके आया है, जो कि आपका मंथली प्लान है, जो स्टार्ट हो रहा है ओनली 49 रुपीज में। पॉकेट फ्रेंडली है हमारा। देखो, रेलवे इलिट जिसमें हमारे ऑल कोर्स जिसमें हमारे कोर्सेज हैं रेलवे इलिट, तो मंथली आप ले सकते हैं इसको। सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज का है सिर्फ। ठीक है। और हम कहें हमारा रेलवे अगर सुपर इलिट लेना चाहते हैं, जिसमें हमारे ऑल कोर्सेज मिलेंगे आपको पर मंथ 99 रुपीज में। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ओके, आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर लाया गया है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को, हम बिना देरी किए। ठीक है, एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, तो बस ख्याली पुलाव मत पकाओ, सोचो मत, मेहनत करो। ओके, तभी सिलेक्शन होगा। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस द ऑप्शन इज क्रोनोलॉजिकल करेक्ट, यानी कलानुक्रमिक रूप से सही। तो भाई इसको हम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें ये लगाना है, ये आंसर करो। ठीक है, क्या होगा आंसर। ओके, क्या होगा बच्चा, ये देखो हमारी कुछ एज कुछ इराज दे रखे हैं, कुछ युग दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले हमारा यहाँ पे लौह युग, तो आयरन एज तो नहीं आया, आयरन एज तो बहुत बाद में 1000 BC में आता है। ठीक है, तो होगा ही नहीं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को कह रहा है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले अब चालकोलिथिक एज, ये भी बाद में आई है। हमारी सबसे पहले नियोलिथिक आई है, यानी नवपाषाण काल। फिर चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल। ठीक है, फिर आई है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। फिर आया है आयरन एज, जो कि वैदिक है, पोस्ट वैदिक इरा को कह रहा है। ठीक है, देखो ये जो ब्रॉन्ज एज है ना, ये हमारी है सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ओके, ये हमारी ब्रॉन्ज एज ये वाली है। हम आयरन एज की बात कर रहे हैं, ये पोस्ट वैदिक पीरियड की बात कर रहा है, पोस्ट वैदिक। ठीक है, पोस्ट वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, उत्तर वैदिक। ठीक है, या जिसको हम लेटर वैदिक कहते हैं, है ना, इस इरा की बात कर रहा है। ओके, बात करते हैं चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज जो है ब्रॉन्ज एज से जस्ट थोड़ा सा पहले आई थी। ठीक है, नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल, ये काफी नया है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या बच्चे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, हमारी कुछ साइट्स दे रखी हैं। कब की, हमारी वही हमारा किस टाइमलाइन की है बच्चा, ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइमलाइन की। ये हमारा एक साइड दे रखे, इसने कह रहा है इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में था उस समय का जो बस्ती थी, देवाबाद महाराष्ट्र। देवाबाद की बात करें महाराष्ट्र में है। नवदा टोली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेवासा महाराष्ट्र एंड ताम्रवती राजस्थान, राजस्थान का ओल्ड नेम ही ताम्रवती है। ठीक है, समय की सिंधु घाटी सभ्यता के टाइमलाइन की कुछ साइट्स थी। चलिए नेक्स्ट। यीस्ट में प्रजनन डैश की प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए आंसर करेंगे। आंसर करो, रिप्रोडक्शन इन यीस्ट अक्योर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश। किसकी प्रक्रिया द्वारा होता है बच्चा, यीस्ट की बात करें तो ये मुकुलन पे काम करता है, जो हमारा क्या होता है बच्चा, बडिंग होता है या मुकुलन होता है, इस पर काम करता है यीस्ट। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया द्वारा काम होता है। देखो ये हो रहा है ना। ठीक है, चेन ऑफ बर्ड्स की बात कर रहा है। ठीक है, न्यू बर्ड की बात कर रहा है। यहाँ से यीस्ट सेल है, फिर यहाँ पे डेवलपिंग बर्ड हो रहा है, इसमें एक बर्ड और निकल रहा है, फिर कह रहा है न्यू बर्ड, अलग से नया बर्ड बनता जा रहा है, फिर और हमारे बर्ड्स बनते जा रहे हैं ना। ये हमारा यीस्ट काम करता है। ठीक है, चले। सतलज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। इंडस एंड सतलज एंड कौन सी रिवर है जिसके बीच का जो हिमालय है उसको हम किस नाम से जानेंगे। देखो हिमालय को हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, चले आंसर करो जल्दी से। सतलज और कौन सी नदी है जिसके बीच के हिमालय को हम क्या कहते हैं बच्चा, कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो आंसर करेंगे। ये भारत है, और मान लो मैं हिमालय को ऐसे बांट दे रही हूँ। ठीक, हिमालय भारत से बड़ा हो गया, लेकिन अब मैप उतना ही है तो हम उतना ही बना सकते हैं। ठीक, अब देखो सबसे इधर है हमारा, ये हमारा क्या है बच्चा, सिंध और सतलज। यहाँ पे हमारी कौन सी नदी आएगी, सिंधु। ठीक है, इधर आएगी हमारी सतलज। इस नदी, इनके बीच का जो हिमालय है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय, या फिर हम कह देते हैं कश्मीर हिमालय,
कश्मीर हिमालय, ठीक है? तो ऐसे नामों से हम इसको जानते हैं। फिर सतलज से काली रिवर, एक ये नदी यहाँ पर है, कौन-सी है? काली, ठीक है? काली रिवर जो कि भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। सतलज और काली रिवर के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं बच्चा? इस क्षेत्र को हम जानते हैं किस नाम से? कुमायूं हिमालय, ठीक है? किस नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको उत्तराखंड हिमालय भी कहते हैं, या हिमाचल हिमालय के नाम से भी, ठीक है? ओके, ऐसे नामों से जानते हैं। फिर काली नदी से एक नदी है हमारी तीस्ता, ठीक है? काली से है हमारी तीस्ता, जो कि हमारी सिक्किम में है, ठीक है? तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहेंगे नेपाल हिमालय। क्या कहेंगे? नेपाल, ठीक है? नेपाल हिमालय के नाम से जानेंगे। फिर तीस्ता से हमारा कौन-सी नदी है बच्चा? ब्रह्मपुत्र, ठीक है? ब्रह्मपुत्र। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय, ठीक है? तो ऐसे करके हमने हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हम कहते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली रिवर के बीच के हिमालय को कहते हैं हम उत्तराखंड, हिमाचल या कुमायूं हिमालय। काली रिवर और तीस्ता के बीच के हिमालय को हम कहते हैं नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को कहते हैं हम असम हिमालय। तो हिमालय को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके? तो इसने पूछा है तो आंसर हमारा होगा ब्लैक रिवर, जो काली रिवर है, जो कि भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड और नेपाल के बीच, ठीक है? चलिए, ओके? देखो यहाँ पे इसने थोड़ा-सा आपको दिया भी है, ठीक है? तो हमारा दे रखा है ना पंजाब हिमालय, जिसको हम कश्मीर हिमालय भी कह रहे हैं, कुमायूं हिमालय, को हम हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय भी कह रहे हैं, नेपाल हिमालय, ठीक है? और हमारा असम हिमालय, ओके? ये हम पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पे हमारी आएगी ब्रह्मपुत्र, है ना? चलो, यहाँ आएगी तीस्ता, यहाँ पे हमारी कौन-सी आ जाएगी? कुमायूं हिमालय, यहाँ पे आ जाएगी काली, काली रिवर, ठीक है? यहाँ आ जाएगी हमारी सतलज, है ना? और यहाँ हमारी आ जाएगी ठीक है? सिंधु रे ओके, तो ये हमारी कुछ नदियाँ हैं, जिनके बीच के हिमालय को हम इस नाम से क्या करते हैं बच्चे? जानते हैं, ठीक है? ये हमने 4 पार्ट्स में हमारा हिमालय क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पदार्थ में मैलिक अम्ल पाया जाता है? चलिए बच्चा, मैलिक एसिड, है ना? किसमें मिलेगा? अब मुझे लग रहा है सभी को पता होगा मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? सेब, सिरका, चींटी या फिर इमली? चलिए, किसमें मिलेगा? तो बच्चा मैलिक एसिड पाया जाता है आपका एप्पल में। किसमें पाया जाता है? आपका एप्पल में, सेब में। ठीक है? चलो, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, कौशल विकास यानी किसकी बात कर रहा है? स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम। सभी को पता है यार, कौशल विकास योजना 2014 में आई थी, है ना? 2014 में, ठीक है? 14 कह रही हूँ, सॉरी, 2015 में आई थी ये, काफ़ी उस समय चर्चा में रही थी बहुत। नेक्स्ट, अगला है वॉकिंग विद द कॉमरेड बुक है, इसके लेखक पूछे जा रहे हैं। चलो आंसर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ठीक है? इस बुक के जो लेखक हैं ये हैं कुपुल जयकर। क्या नाम है बच्चे? कुपुल सॉरी, अरुंधति रॉय, है ना? इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय, जो कि बहुत ही फेमस दिग्गज राइटर हैं, है ना? राइटर हैं अरुंधति रॉय। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतींद्र नाथ दास जिसको हम कहेंगे, छोटी उम्र में निम्न में से किस संगठन के एक सदस्य थे? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एक मेंबर थे जतींद्र नाथ दास, जिनको क्या कहते हैं? जतिन दास, ठीक है? एक फेमस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो किस से ये जुड़े थे बच्चा? ये जुड़े थे हमारे कौन? जतींद्र नाथ दास। तो हमारा 1924 में एस्टैब्लिश होता है कहाँ पर? कानपुर में, ठीक है? कानपुर, ओके? किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, ठीक है? सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है? इनके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, ठीक है? ओके? तो ये कौन है? तो ये बात हो रही है हमारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है? जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं HRA, ठीक है? HRA, क्लियर? तो ऑप्शन ए होगा हमारा, इससे जुड़े हुए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा करेक्ट नहीं है अगर हम ध्वनि की बात करें? वॉइस, है ना? ध्वनि, चलिए साउंड, तो कौन-सा सही नहीं है? तो ये गलत, ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, पहला ही गलत है यार। ध्वनि जो साउंड जो है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, तो वैक्यूम यानी खाली। कोई भी खाली स्थान होगा, है ना? कोई भी निर्वात, निर्वात का मतलब होता है एकदम खाली स्थान, वहाँ पे ध्वनि नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए कुछ ना कुछ
माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, ठीक है? तो ध्वनि याद रखना, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो पहला ही हमारा गलत है। बाकी हमारे स्टेटमेंट सही है। मनुष्यों में वाक तंतुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। ह्यूमन में क्या है बच्चा, हमारी जो किससे होती है, जो वोकल कॉर्ड्स है ना? इनमें जब वाइब्रेशन होता है तो हमारी क्या है, ह्यूमन में साउंड डेवलप होता है। अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, जो हमें नहीं पसंद है उसको हम साउंड कहेंगे, सिंपल सी बात है। आवृत्ति हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है, बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, ठीक है? आवृत्ति को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं बच्चे? हर्ट्ज में करते हैं। ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हमारा सही नहीं है। तो ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। जब आप चंद्रमा पर जाते हो तो 2 लोग आपस में क्यों बात नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा खाली वैक्यूम यानी स्पेस, पूरा खाली स्थान है, ठीक है? कोई मीडियम नहीं है, गैसेज़ नहीं। गैसेज़ होंगी मीडियम मिलेगा। साउंड को तो साउंड क्या करेगा? वहाँ पे मूव करेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। संविधान का कौन-सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? व्हिच आर्टिकल इज़ द वन सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? ठीक है, चलो। कौन-सा है जो सेपरेट करता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। कौन-सा है आपका आर्टिकल 50? ठीक है, अनुच्छेद 50। चलिए नेक्स्ट। 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? चलिए, विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेट दी उपनिषद इनटू पर्शियन इन 657? किसने करवाया था फारसी में अनुवाद 1657? अब 1657 में कौन था मुगल रूलर? भाई सिंपल सी बात है, कौन था? चलो आंसर करो। 1657 में अच्छा कौन था? तो राजकुमार की बात कर रहा है, रूलर की नहीं, राजकुमार सॉरी, मुगल प्रिंस दारा शिकोह। ये दारा शिकोह था, इसने करवाया था। ओके, ऑप्शन होगा हमारा क्या, बी। चले नेक्स्ट। देसी प्रेस अधिनियम, दारा शिकोह का नाम आप ऐसे भी याद रख लो। मुगल रूलर्स की बात करें या मुगल प्रिंसेस की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा एजुकेटेड यही था, दारा शिकोह, बात खत्म, ठीक है? तो ट्रांसलेशन वगैरह की बात आ जाती है, ज्यादातर इसका नाम याद रखेंगे अगर इस टाइप से पूछा है, ठीक है? तो आप बता सकते। चलिए नेक्स्ट। देसी प्रेस अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जिसको कहते हैं, जो लॉर्ड लिटिन की वायसरायशिप के दौरान पारित किया गया था, का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था? अब यहाँ पे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट दे रखा है, तो हम क्या कहते हैं, देसी प्रेस अधिनियम या भारतीय भाषा अधिनियम, क्या कहेंगे? भारतीय भाषा अधिनियम, ठीक है? यानी इंडियन लैंग्वेज से लाया गया था ये, ठीक है? कि भई आप क्या है, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन भारतीय भाषाओं में नहीं निकालोगे। अगर निकालोगे तो उसकी एक कॉपी पहले क्या भेजोगे, आपके आस-पास जो भी ब्रिटिश अधिकारी होगा उसको भेजोगे। वो उसको जाँचेगा, देखेगा कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात तो नहीं लिखी है, इंडियंस को भड़काया तो नहीं गया है ना? क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ के बारे में तो बात नहीं हुई है। तब वो अप्रूवल देगा, तभी आप उसको पब्लिश कर सकते हो। ये था हमारा एक्ट। किसके समय में आया? लॉर्ड लिटन के समय। लिटन की टाइमलाइन की बात करें तो बच्चा 1876 से और 1880 तक रहता है लॉर्ड लिटन, भारत का वो वायसराय, ठीक है? 76 से 80। तो ये कह रहा है लोगों के बीच देश प्रेस को बढ़ा नहीं, विदेशी प्रेस को गलत, देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना, ब्रिटिश नीतियों को बिल्कुल सही है। ये कह रहा है अगर हमारे जो कहे प्रेस थी, है ना? उसको ब्रिटिश जो हम कहें पॉलिसीज़ या ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, है ना? क्यों भारतीय भाषाओं पे लाया गया था, इंडियन लैंग्वेजेज़, ठीक है? चलें नेक्स्ट। लाया कब गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये याद रखना। ये लाया गया था 1878 में। इसके बारे में और भी पॉइंट एक याद रख सकते हो। लिटन के समय इसको लाया गया, लेकिन इसके लिटन के बाद आता है रिपन, ठीक है? कौन आता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन आता है तो रिपन इसका एंड कर देता है। रिपन का टाइमलाइन है 1880 से 1884, ठीक है? और ये क्या करता है, इस एक्ट को खत्म कर देता है, एबॉलिश कर देता है रिपन, ठीक है? दोनों के बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियां निम्न में से प्रतिरूप की उदाहरण है? अमरकंटक जो हमारे पहाड़ी है, नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक। अमरकंटक से 2 फेमस रिवर निकलती हैं। देखो अमरकंटक मध्य प्रदेश एमपी से। 2 फेमस रिवर निकलती हैं, मान लो ये प्लेटू है। एक ऐसे चली जाती है जिसको हम सोन रिवर कहते हैं। एक ऐसे चली जाती है जिसको हम नर्मदा कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा। ठीक है? नर्मदा जो कि गुजरात होते हुए अरेबियन सी में चली जाती है और सोन मिल जाती है बच्चा किसमें? गंगा में। ठीक है? गंगा मिल जाती है सोन। ओके? यहाँ से निकलती है तो ये किस टाइप का है? तो दोनों साइड हमारी जाएगी। अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय का मतलब होता है मान लो ये सेंटर है, सेंटर की साइड आने वाली नदियाँ। तो भाई ये तो सेंटर की साइड तो नहीं जा रही है, ये तो बाहर की साइड जा रही है ना।
ये सेंटर में नहीं जा रही, सेंटर से बाहर जा रही हैं, यानी सेंट्रीपिटल नहीं होगा, ठीक है? ये तो क्योंकि अपोज़िट जा रही हैं, केंद्रीय है। एक वृक्षानुमाकार, वृक्षानुमाकार यानी ऐसी नदियाँ जो कुछ तरह ऐसे फैल जाती हैं वृक्ष की तरह, तो उसे वृक्षानुमाकार कहते हैं। तो डेंड्रिक भी नहीं है। जालीनुमा, जालीनुमा इस तरीके से कुछ जाल जैसे नदियाँ बह रही हैं, है ना? ऐसे कुछ ग्रिड बना लेती हैं। तो हमारा ट्रेलिस भी नहीं है। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? रेडियल, ठीक है? रेडियल यानी अरीय। अरीय में ही होता है कोई पहाड़ या पठार से नदियाँ जब बाहर को जाती हैं उसको अरीय कहते हैं। नदियाँ जब बाहर की साइड जाती हैं एक ही पठार या पहाड़ से उसको अरीय कहते हैं। समझ में आया मैंने समझाया? अभिकेंद्रीय यानी हमारा सेंट्रीपिटल जो है उसमें नदियाँ बीच में आएँगी सेंटर में, ठीक है? सबसे ऊपर हमारा जो दे रखा है, क्या दे रखा है? जालीनुमा। भई नाम से पता चला जाल यानी ग्रिड। ऐसे नदी ये बह के ऐसे जा रही है, इधर से भी एक-दूसरे को काट रही हैं, ग्रिड बनाती हैं। वृक्षानुकार कोई ट्री बनाती है ना? ऐसे करके ऐसे नदियाँ बह रही हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी ऐसे लग रहा है कोई ट्री है, कोई वृक्ष है ना? ओके, तो इस टाइप से, ठीक है? तो हमारा ये जो एग्ज़ाम्पल है, वो अमरकंटक से निकलती हैं, वो हमारा अरीय का है यानी रेडियल का है। चलें। किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? सल पुअर्टी की बात कर रहा है, पुअर्टी कह रही हूँ, सल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है? कहाँ मिलेगी? चलो मौसम के अकॉर्डिंग। अब देखो उद्योग जो इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री में नहीं होती भैया, उद्योग धंधे जो हमारे हैं जैसे फैक्ट्री 12 मास चलती है यानी पूरे साल, ठीक है? सर्विस सेक्टर, कॉल सेंटर कभी बंद होता है? कॉल सेंटर 12 मास चलता है पूरे साल, तो ये भी नहीं होगा। निर्यात एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हमेशा ही होगा पूरे साल। फैक्ट्रीज में माल बनेगा और एक्सपोर्ट होता रहता है। कृषि, ये है हमारा एग्रीकल्चर सीज़नल। क्योंकि मान लो गेहूँ जो है रबी क्रॉप है, सर्दियों में आपने गेहूँ किए तो गर्मियों में आप शांति से बैठे हो। साल में आप 2 से 3 फसल बो सकते हो, है ना? भाई 2 से 3 फसल बोओगे बाकी टाइम आप खाली बैठोगे और फसल बोने के टाइम पे और काटने के टाइम पे आप बिज़ी रहते हो सिर्फ 15-15 दिन 20-20 बाकी खाली बैठे रहते हो। है ना? यही है हमारी बेरोज़गारी कैसी जो कि मौसम के हिसाब से आती है। चलो। कौन-सा नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य उड़ीसा में नहीं किया जाता? चलिए, ये कह रहा है उड़ीसा में नहीं होता, आंसर करेंगे, ठीक है? कौन-सा डांस फॉर्म है जो उड़ीसा में नहीं होता? चलो बच्चे, आंसर करो जल्दी। कौन-सा नहीं होता? तो ये हमारा नहीं होता बच्चा, हवई। हवई नृत्य किस राज्य में होता है? चलो, तो हवई जो है हमारा मेनली होता है बच्चा, ये होता है हमारा गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है? मेनली ये इन जगहों पे होता है भवई, ठीक है? बाकी हमारा पाइका, घुमरा और धाप या धप, ठीक है? ये हमारे ओडिशा में होते हैं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल साम्राज्य के संदर्भ में कदमाई निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए कदमाई किससे जुड़ा है? अगर हम चोलास की बात करें, चोल एम्पायर की, ठीक है? कदमाई किससे जुड़ा हुआ बच्चा? ये जुड़ा हुआ है हमारा जो है लैंड रिवेन्यू सिस्टम यानी भू राजस्व व्यवस्था से। ठीक है? तो टर्म याद रखेंगे कदमाई, ठीक है? पूछा गया है। देख रहे हो कैसे-कैसे टर्म पूछ लिए जाते हैं। क्लास के समय में फेमस था ये। नेक्स्ट, अगला है लोकसभा में कोई भी कार्य करने के लिए न्यूनतम कोरम यानी गणपूर्ति कितना आवश्यक है? अच्छा मिनिमम कोरम मान लो लोकसभा की कोई बैठक बुलानी है, कि बैठक के लिए हमें कितने मेंबर्स चाहिए इसकी बैठक? ठीक है? इसकी मीटिंग के लिए हमें मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? ठीक है? आंसर करो। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं कोरम या हम कहते हैं गणपूर्ति। क्या कहेंगे? गणपूर्ति। ठीक है? ओके। कितने चाहिए? देखो अब लोकसभा में कितने मेंबर हैं प्रेजेंट में? मान लो हम एक बात बताते हैं 250 250 कहीं 550 ठीक है? 550 मेंबर हैं, तो 550 में से मिनिमम हमें कितने चाहिए? तो देखो हमें 1/10 मेंबर चाहिए ही चाहिए। कितना 1/10 मेंबर? ठीक है? तो 1/10 इसको इंटू कर दो 550 से तो काट दो 0 से 0 तो 55 मतलब मिनिमम हमें 55 मेंबर चाहिए 550 में से। और 55 हमारा कितना होगा? 1/10 होगा। समझ रहे हो? जो 55 मेंबर हैं 550 में से वो 1/10 हो गए यानी हमारा जो कोरम है 1/10 चाहिए चाहिए। ढूँढो कहाँ है आंसर? सदन के सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा, है ना? पहला ही सही है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस और 1/10 कितना होता है? तो बच्चा ये होता है 55 ठीक है? इतने मेंबर हमें चाहिए ही चाहिए। ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब आंशिक दाबों का योगफल होता है। यह आंशिक दाबों का डैश का नियम है। चलिए आंसर करेंगे। आदर्श गैस की बात कर रहा है। ओके, ठीक है? जो आइडियल गैसेस हैं उनकी। क्या होता है? आंसर करो।
ये होता है बच्चा डाल्टन, ठीक है? दावों का डैश का नियम है तो डाल्टन का नियम है, डाल्टन्स लॉ, ठीक है? क्या है? डाल्टन्स लॉ। नेक्स्ट, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 30 कह रहा है उसमें किस टाइप की माइनॉरिटी का यानी किन माइनॉरिटीज़ का जो है मेंशन किया गया है। तो बच्चा धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, ठीक है? तो सांस्कृतिक कल्चरल माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करता है, ठीक है? भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक, कल्चरल है नहीं, ठीक है? तो हमारा कैसा बचा ये जो है हमारा भाषाई यानी लैंग्विस्टिक और हमारा रिलीजियस यानी धार्मिक। ये भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करता है, ओके? चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त झिल्ली होने के कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न होती हैं। इस झिल्ली को डैश कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल बिकॉज दे हैव एन एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सराउंडिंग दिस सेल मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश। चलो तो इसको हम क्या कहेंगे? तो हमें सभी को पता है कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त झिल्ली होती है कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है इसमें क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, तो ये हमारा, चलो आंसर करो। तो ये हमारा सेल वॉल होगा, सिंपल सी बात है, प्लांट सेल की बात कर रहे हो तो उसमें सेल वॉल होता है। ठीक, चले। तो ठीक, ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे दे रखा है हमारा, एक पिक्चर भी दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी, तो हमारा क्या है बच्चा, ठीक है, एपिरेट्स, डीएनए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये सब दे रखा है। चले, ओके, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिपल संरचनाएं, बरखान, लोएस, मशरूम, चट्टाने निम्न में से किससे संबंधित है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर्स में जैसे हमारा नाम दे रखा है, हमारे लोएस दे रखे हैं, बरखान दे रखे हैं, ठीक है, हमारे मशरूम दे रखे हैं, ठीक है। ये हमारी कहाँ बनती हैं? ये बनती है बच्चा हमारे मरुस्थलीय शिलाकृति यानी डिज़र्ट, डिज़र्ट हमारा क्या है बच्चा? टोपोग्राफी, ठीक है? यानी जहाँ की लैंडस्केप होगा, जहाँ डिज़र्ट रेत होगा ना, तो रेत रेत हवा से उड़ा के अपने साथ कुछ ऐसी आकृति बना देते हैं, जैसे मशरूम। अब कुछ रेत रेत क्या हवा चलती रहेगी तो वहाँ की चट्टानों को काट के ना ऐसे मशरूम छतरी की तरह बना देता है हवाएँ, हवाएँ ऐसे छतरी की तरह बना देता है, ऐसे मशरूम चट्टान कहते हैं ना? तो ऐसे बरखान लो, एस, ठीक है? बालू टिब्बा, जगह-जगह उड़-उड़ के रेत इकट्ठी हो जाती है, बालू टिब्बा बन जाते हैं। चलिए, सिसदा और पैबोस प्रणाली किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? चलिए, सिसदा और पैबोस। सिसदा होता था सुल्तान के कदमों में लेटकर अभिवादन करना और पैबोस होता था सुल्तान के पैरों को चूमना। किसने चलाया था बच्चा? ये चलाया था गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है? तो सिसदा और पैबोस प्रथा चलाने का क्रेडिट हम इसी को। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है? लेजिस्लेटिव पावर्स जो है इनको डिवाइड किया गया है ना? किस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में? किसमें किया गया बच्चा? ये किया गया 7th शेड्यूल में। 7वीं अनुसूची में किया गया है जिसमें हमने इसको 3 पार्ट में बाँटा है। एक हमारी है संघ सूची, संघ को हम क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट, ठीक है? एक हमारी है राज्य सूची, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, क्या कहेंगे हम? स्टेट लिस्ट, ठीक है। एक हमारी है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती, समवर्ती सूची को हम कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। 3 है, ओके, है ना? तो इसी में डिवाइड किया गया है संघ सूची के जो है हमारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन पे संघ यानी कानून जो है हमारा यूनियन लॉ बनाएगा, राज्य पे राज्य बनाएगा, समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो 7th शेड्यूल है जिसको हमने डिवाइड किया है, पावर्स का डिवीजन किया है। चलिए नेक्स्ट। देश में भी गतिविधियां शामिल हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है, जिन्हें हम औद्योगिक गतिविधि के साथ जोड़ते हैं। चलिए आंसर करो जल्दी। तो कुछ हमारे इकोनॉमिक सेक्टर दे रखे हैं, ठीक है? तो आंसर हमारा क्या होगा? वे गतिविधि शामिल है प्राकृतिक प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बच्चा सेकेंडरी सेक्टर में होती है जहाँ पे हम फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे हमारी फैक्ट्री वगैरह लगती है, मान लो। प्राइमरी सेक्टर जो कि हमारी कृषि यानी एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, खनन यानी माइनिंग हो रही है ना? मत्स्य जो मछली पकड़ रहे हैं हम, है ना? मछली पकड़ रहे हैं, ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। अब देखो हमने कृषि की, तो हम यहाँ से क्या लाए? गेहूँ लाए, गेहूँ से हमने क्या किया बच्चा? यहाँ पे बिस्किट बनाए, तो फैक्ट्री में बिस्किट बनाए, तो ये सेकेंडरी सेक्टर आ गया, ठीक है? थर्ड सेक्टर जो होता है हमारा क्या होता है बच्चा? ये होता है हमारा
सर्विस सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर होता है यानी हम इसको कह सकते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है? सेवा क्षेत्र जिसमें आपको सेवाएँ दी जाती हैं जैसे कॉल सेंटर, बैंकिंग, रेलवे, है ना? ट्रांसपोर्टेशन ये सब सेवा देता है आपको, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे सेक्टर है तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा सेकेंडरी। ठीक है? विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है सेकेंडरी में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? ठीक है? चलिए ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन गोकुलाष्टमी सेलिब्रेट की जाती है किस महीने में? चलो आंसर करो। ठीक? किसमें की जाती है बच्चा? भाद्रपद जिसको भादव कहते हैं। सावन के बाद आता है ये महीना, ये भाद्रपद। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अगला है सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन का निम्न में से कौन सा मार्ग उपयोगी होता है? ठीक है? चलिए सर्वाधिक दुर्गम मतलब ऐसी जगहों पहुंचना जहां पे कोई जा नहीं सकता, थोड़ा सा हमारा क्या है बच्चा रिमोट एरियाज जो होते हैं, ठीक है? ऐसे हमारा जो कह रहा है इनएसेसिबल प्लेसेस होते हैं, ठीक है? मोस्ट रिमोट प्लेसेस होते हैं, वहां तक जाना। किससे हम जा सकते हैं बच्चा हमें बताइए? वायु मार्ग है ना? एयरवेज़ से हम जा सकते हैं। जैसे पहाड़ों पे आप हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे कोई गाड़ी-वाड़ी नहीं चल सकती। तो आपने देखा है हमारे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में खूब हमारे हेलीकॉप्टर वगैरह चलते हैं, ठीक है? चलिए, कौन-सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? कायांतरित जिनको हम रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रूपांतरित। रूपांतरित इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है क्या हमारा संगमरमर, ठीक है? संगमरमर। संगमरमर की जो चट्टान है ये लेयर में होती है। देखो ऐसे-ऐसे पतली-पतली, पतली-पतली लेयर में होती है ये। ठीक है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं इनको। कौन-सा इसका एग्ज़ाम्पल नहीं है? चलिए आंसर करो। बच्चा कौन-सा नहीं देखो ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज़ाइट है, नीस है। क्या है? शिस्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा शिस्ट इसका एग्ज़ाम्पल सॉरी शिस्ट कह रही हूँ। ग्रेनाइट इसका एग्ज़ाम्पल नहीं है, नीस है, शिस्ट है, क्वार्ट्ज़ाइट, ग्रेनाइट नहीं है। ठीक है? ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनाइट हमारा आग्नेय कैसा है? आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है जिनको हम इग्नियस कहते हैं, जो कि लावा यानी ज्वालामुखी से बनती है। ठीक है? चलो नेक्स्ट। कौन-सा संगठन भारत में शेयर बाज़ारों का मुख्य नियामक है? ठीक है? शेयर मार्केट जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनका मेन रेगुलेटर है। चलो कौन है? मुझे लग रहा है ये तो सबको पता होगा। कौन है बच्चा? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम क्या कहते हैं? सेबी, सेबी कहते हैं। ठीक है? चलिए एक होमवर्क करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास के नीचे सेबी की स्थापना कब होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये होमवर्क है क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में आराम से बता सकते हो। ठीक है? कौन-सा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? चलिए, मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए एक जो है पोर्ट बनाया गया था, बच्चा कौन-सा था? ये था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको हम कहते थे नहावा शोभा, नहावा शोभा पोर्ट, ठीक है? नहावा शोभा, ठीक? ये मुंबई बंदरगाह का पोर्ट बर्डन कम करने के लिए बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अच्छा आज का होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट हैव इट्स कैपिटल इन साउथ इंडिया? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आराम से आंसर कर देना। मैं आराम से आपका आंसर देख लूँगी क्या था, कल नाम अनाउंस करते हैं किस बच्चे ने आंसर किया था, ठीक है? बच्चे क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे ये क्लास होती है 3 पीएम कब होती है? बजे होती है डेली, ठीक है? 3 पीएम जुड़ सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम को जॉइन कर लेंगे जीके यस बाय छवि मैम। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जॉइन कर सकते हैं। इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का, ठीक है? तो आप पीडीएफ लेना है, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करें, ठीक है? छवि में डबल एच लगा लेना। अच्छा पीडीएफ आपको ओले बोर्ड के ऐप पे भी मिल जाएगा। जिसके पास ऐप है तो ऐप ओपन करेंगे, कोर्सेज़ सेक्शन में जाएँगे, क्लिक करेंगे यूट्यूब क्लास पीडीएफ। तो आप कहीं से भी मेरी क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है? तो क्लास अच्छी लगी है तो बच्चे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो। बच्चे शेयर किया करो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और बच्चे भी क्लास में आ सकें। और मैं फिर से बता रही हूँ, ये आपका जो है मंथली प्लान है जो कि सिर्फ़ 49 में पॉकेट फ्रेंडली जो कि आप रेलवे एलिट 49 में पर मंथ हमारा कोर्स ले सकते हैं। सुपर एलिट जिसमें ऑल कोर्सेज़ आते हैं 99 में पर मंथ ले सकते हैं, ठीक है? ज़रूर ले सकते हैं आप इसको। चलिए ओके अपनी तैयारी में लगे रहो, पढ़ते रहो, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करें, शेयर प्लीज़ किया करो। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपको टेलीग्राम, फेसबुक कहीं मिलता है शेयर करो, है ना? स्टेटस लगा लो, टारगेट रखो कि मैम की क्लास को हमें स्टेटस लगाना है, कि हमें 5-5 बच्चों को शेयर करना है कम से कम, तो ग्रुप में या बच्चों को। तो प्लीज़ क्या करो
10 दिन ऐसा कर दो, 10 दिन में बहुत सारे बच्चे हमारे पता चल जाएगा उनको, क्योंकि बच्चों को बहुत सारों को नहीं पता है क्लास और क्लास की टाइमिंग, ओके? विद्याधन बाँटने से बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाँटो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो बहुत अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।